बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका फिज़िक्स ट्रबल शूटर मयूर शर्मा आज फिर नया वीडियो लेकर आया हूं आपके लिए। और आज के वीडियो का टॉपिक जो है वो है हमारे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो बच्चे, इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ा था, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो हमें बताती है किसके बारे में, एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा था कि किसी भी फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। तो अगर हम एक पर्टिकुलर एरिया लें तो हर पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगी और हर पॉइंट से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेगी। अब यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हम यहाँ पढ़ना चाहते हैं, तो बेसिकली ये हमारे पास में यहाँ पर ये स्ट्रेंथ को बताता है किसी एक पर्टिकुलर एरिया में। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब यहाँ पर क्या है, पहले वो हम समझते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अगर हम डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे, इट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing normally, number of electric field line passing normally to a given surface। किसी भी सरफेस में से निकलने वाली जो टोटल फील्ड लाइंस हैं जो 90 डिग्री पर या नॉर्मली निकलती हैं उसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग नॉर्मली टू अ गिवन सरफेस। अब इसके बाद में जब हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसको अब हम कैसे समझ सकते हैं कि हमने यहाँ पर एक ये सरफेस कंसीडर किया, इसका जो एरिया है वो ए है, और यहाँ से ये फील्ड लाइंस इसमें से पास कर रही हैं। तो अभी मैंने यहाँ पर अगर आपको यहाँ दिखाया है कि यहाँ पर ये जो फील्ड लाइंस हैं वो एक पर्टिकुलर एंगल थीटा पे निकल रही हैं, लेकिन यहाँ पर जब हम देख रहे हैं तो ये नॉर्मली मतलब 90 डिग्री पर है। तो हमारे पास है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली टू अ गिवन सरफेस। तो लेकिन ये तो 90 डिग्री पे नहीं निकल रही। तो बेसिकली हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये समझाता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में से जितनी ज़्यादा फील्ड लाइंस निकलेंगी तो वहाँ पर जो हमारे पास में फील्ड होगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी पास होती हैं उतना ज़्यादा फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है, और वो जितनी दूर दूर होती हैं तो वो फील्ड उतना ही वीक होता है उस पूरे पर्टिकुलर एरिया में। तो अगर हमें स्ट्रेंथ एक पॉइंट पे निकालनी होती है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में स्टडी करते हैं, और अगर हमें पूरे एरिया में से निकालनी होती है तो हम उसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की स्टडी करते हैं। तो बेसिकली किसी पर्टिकुलर एरिया में से नंबर ऑफ फील्ड लाइन जितनी ज़्यादा निकलेंगी, ठीक है, तो उसमें फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी उस पर्टिकुलर रीजन में, पर्टिकुलर एरिया में। ठीक, लेकिन यहाँ पर हम उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कंसीडर करते हैं जो नॉर्मली पास करती हैं। तो इसका रीज़न हम फाइंड आउट करते हैं। तो उससे पहले हमारे पास में यहाँ पर एक टर्म होता है जिसे हम बोलते हैं एरिया वेक्टर। तो बच्चों, आपने एरिया जो है वो स्केलर फॉर्म में पढ़ा होगा। आपने पढ़ा होगा कि एरिया जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन हमेशा यहाँ पर ऐसा नहीं होता। एरिया जो है उसको हम एक वेक्टर फॉर्म में भी ले सकते हैं। तो जब हम इसे वेक्टर फॉर्म में लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में ये एरिया को हम एक डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक, तो हमारे पास में यहाँ पर ये एक सरफेस है, और इस सरफेस पर हमने ये परपेंडिकुलर वेक्टर ड्रॉ किया और इसको हमने नाम दे दिया ए। अब ये जो ए है ये ए एन कैप के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो वेक्टर हुआ ए एन कैप, तो इसमें ए जो है वो मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, मैग्नीट्यूड का मतलब यहाँ पर ये हुआ, इट इज़ द एरिया ऑफ
गिवन सरफेस, जो सरफेस हमने लिया है उसका एरिया, और एन कैप को बोलते हैं हम यूनिट नॉर्मल वेक्टर, जो हमें क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर जो होता है ये हमें क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। ये हमारे पास में एक ऐसा वेक्टर है, जो ऐसा यूनिट वेक्टर है जो सरफेस पर कैसे काम कर रहा है, परपेंडिकुलर काम कर रहा है। तो हमारे पास में अब हम फ्लक्स को कैलकुलेट करना चाहते हैं, एक फॉर्मूला हम यहाँ पर देखना चाहते हैं कि फ्लक्स को हम कैसे मेज़रमेंट कर सकते हैं। तो बच्चे यहाँ पर हमारे पास में, जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, तो ये हमारे पास में ये एक एरिया वेक्टर हो गया, और इसके अंदर से ये हमारे पास में ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक पॉइंट पर हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर ये दिखाया है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से दिखाया है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो मैं यहाँ पर इसके जब दो कंपोनेंट करूँगा, तो एक कंपोनेंट जो है वो हमारा ई कॉस थीटा। तो कंपोनेंट कैसे देखते हैं, तो जब भी हम किसी भी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट करते हैं जो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो उसमें से जैसे कोई वेक्टर है ए, तो उसके दो कंपोनेंट होते हैं, ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा। तो हमारे पास में ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा के दो कंपोनेंट जब हम यहाँ पे करेंगे, तो ये हमारे पास में इस तरीके से ये जो वेक्टर है वो ई साइन थीटा है। तो ई साइन थीटा सरफेस के पैरेलल है और ई कॉस थीटा सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो ये हमारे पास में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू हमारे पास में यहाँ पर क्या हो जाता है, तो देखिए ई कॉस थीटा किसी एक पॉइंट पर है, तो हमारे पास में ये ई साइन थीटा हमारे काम का नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये ई कॉस थीटा जो है वो सरफेस में से एक्चुअली पास कर रहा है। ठीक है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ई को लिया, लेकिन ये पूरा ई जो है वो हमारे काम का नहीं है। इसका सिर्फ एक कंपोनेंट हमारे काम का है, वो कौन है, ई कॉस थीटा, और ई साइन थीटा जो है वो हमारे काम का नहीं है। ई कॉस थीटा ए के पैरेलल है, यानी कि ये जो वेक्टर है ई कॉस थीटा ये पूरा सरफेस में से होकर जा रहा है, और जो दूसरा वेक्टर है ई साइन थीटा वो सरफेस के पैरेलल जा रहा है। तो जब कोई चीज़ सरफेस के पैरेलल जा रही है तो उसको पेनिट्रेट कर नहीं रही है, तो ये इससे पास ही नहीं कर रही। तो हम इसलिए यहाँ पर लिखते हैं पासिंग नॉर्मली। तो नॉर्मली का मतलब यहाँ पर हम किस कंपोनेंट के बारे में बात कर रहे हैं, ई कॉस थीटा के। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम यहाँ पर दिखाते हैं इस सिंबल से, एंड दिस सिंबल इज नोन एज फाई। तो हम इस सिंबल को फाई कहते हैं, और किसी एक पॉइंट पर, जैसे ये पॉइंट हो गया P, तो इस P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, ई कॉस थीटा। तो एक पॉइंट पर फील्ड की स्ट्रेंथ ई कॉस थीटा हुई, और अगर हम ये मान लें कि ये पूरा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है, तो ये कंपोनेंट भी हर जगह पर सेम होंगे। और जब ये हर जगह पर सेम होंगे तो पूरे एरिया में से निकालने के लिए हम इसे a से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये उसी तरीके से है जैसे कि मान के चलिए कि आपके पास में एक पेंसिल है, और उस पेंसिल की जो कॉस्ट है वो 10 रुपीज़ है। अब वो जब वो 10 रुपीज़ है, तो 10 रुपीज़ होने की वजह से अगर हमें 3 पेंसिल्स की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, तो हम सीधे 3 का उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस पूरे एरिया के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई कॉस थीटा परपेंडिकुलरली पास कर रहा है। तो इस पूरे एरिया में से निकलने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, दैट विल बी ई कॉस थीटा इनटू ए। ठीक है मेरे बच्चे, तो यहाँ पर ये ई कॉस थीटा ए हमारे पास में टोटल फ्लक्स आया। अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ई ए कॉस थीटा, ई एक वेक्टर क्वांटिटी है, ए एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ये ई ए कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं ई डॉट ए।
यानी कि प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो हमारे पास में फ्लक्स के इक्वल होता है। ठीक है, द फ्लक्स पासिंग थ्रू अ गिवन सरफेस इज इक्वल टू द स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। अब इसके अंदर जब हम देखेंगे तो ये मैंने अभी बात करी थी किसकी, ये मैंने बात करी थी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब अगर ये फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगा यानी जिसकी वैल्यू अलग अलग होगी, तो यहाँ पर हम ये जो फ्लक्स होगा इस फ्लक्स को हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, तो हम इसमें इंटीग्रेशन मेथड यूज़ करते हैं। इसमें हम एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लेते हैं और इसको हम मान लेते हैं ये dA है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये हमारे पास क्या हो गया थीटा। तो इस पर्टिकुलर एलिमेंट में से निकलने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स होगा वो E.dA होगा। और अगर हमें इसे टोटल निकालना है तो हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे और इसे इंटीग्रेट करने के बाद में हमें टोटल फ्लक्स आएगा। तो बच्चों जब वेरिएबल कंडीशंस होती हैं तो उस कंडीशन में हम इंटीग्रेशन मेथड लगाते हैं। इंटीग्रेशन मेथड लगाने पर हमारे पास में हम पहले एक स्मॉल एलिमेंट के लिए यानी कि एक स्मॉल पार्ट के लिए निकालते हैं जिसे हम डिफरेंशिएशन फॉर्म में दिखाते हैं। जैसे एरिया का स्मॉल एलिमेंट है तो हमने इसे dA दिखाया है, और पहले उस एलिमेंट में निकालने के बाद में हम इसको टोटल के लिए निकालते हैं। तो जब हम इसे टोटल वैल्यू के लिए निकालेंगे तो ये फ्लक्स जो है वो E.dA के इक्वल हो जाता है और इसको हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अब सपोज़ करिए कि हमारे पास में कोई क्लोज सरफेस है। क्लोज सरफेस जैसे कि हमारे पास स्फेयर है, क्यूब है, क्यूबॉइड है, तो जो चारों तरफ से बंद होता है, तो उसमें से जब हम फ्लक्स निकालते हैं तो ये एक्सप्रेशन जो होता है इसमें हमारे पास में हम इस तरीके का ये साइन लगा देते हैं। तो ये जो साइन है वो हमें क्या बता रहा है कि इट इज़ फॉर अ क्लोज सरफेस, यानी कि यहाँ पर ये जो इंटीग्रेशन है वो हमने यानी कि फ्लक्स जो कैलकुलेट किया है और जो इंटीग्रेशन किया है वो हमने एक क्लोज सरफेस के लिए किया है। अब बात आती है कि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये स्केलर है या वेक्टर है। तो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी है, और दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद में जो वैल्यू आती है तो हमारे पास में वो स्केलर होती है। तो E.A, तो E.A दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, और लेकिन जब इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये स्केलर प्रोडक्ट ये डॉट प्रोडक्ट होने की वजह से जो वैल्यू हमें मिलती है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलती है। तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो हमारे पास में एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी यहाँ पर हमारे पास में ये है। ठीक है बच्चे, तो अभी हमारे पास में यहाँ पर जैसे कि अगर हम देखें तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अब हम इसका यूनिट और डायमेंशन दोनों निकालना चाहते हैं। तो यूनिट और डायमेंशन निकालने के लिए हमारे पास में यहाँ पर जब हम इसका यूनिट और डायमेंशन दोनों निकालेंगे तो पहले हम बात करते हैं यूनिट की, यूनिट ऑफ फाई। तो फॉर्मूला होता है हमारे पास में फाई इक्वल टू EA cos थीटा। तो यहाँ पर यूनिट जो होगा E का होता है न्यूटन पर कूलम और A का होता है मीटर स्क्वायर। तो ये पहला हमारे पास में यूनिट हो गया। cos थीटा एक यूनिटलेस क्वांटिटी है जिसका कोई यूनिट नहीं होता। अभी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास E जो है वो वोल्ट पर मीटर है। वोल्ट पर मीटर हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा यूनिट होता है। अब हम इसमें मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस की पावर, ये प्लस की पावर
तो यानी कि हमारे पास में इसको हम क्या लिख सकते हैं, वोल्ट मीटर। तो ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आता है, नेम द क्वांटिटीज विच हैव द यूनिट्स वोल्ट पर मीटर एंड वोल्ट मीटर। तो वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है और वोल्ट मीटर जो है वो फ्लक्स का यूनिट है। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमारे पास में हम यहाँ पर डायमेंशंस इसकी कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो डायमेंशंस ऑफ फाई, अब हम ये कैसे निकाल सकते हैं, न्यूटन यानी कि फोर्स, इसकी डायमेंशन होती है mL/t-2। कूलाम चार्ज होता है 80, जिसकी पावर होती है -1, और ये m मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया हमारे पास L स्क्वायर। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पर ये L × L स्क्वायर यानी कि L3, t-2, t-1, t-3, और ये a की पावर हो गई -1। ठीक है बच्चे, तो ये हमारे पास यूनिट था फ्लक्स का, और डायमेंशन का फॉर्मूला आप पढ़ ही चुके हैं, E a cos थीटा या E.A। कभी कभी बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, क्या आता है कि फ्लक्स जो है उसको हम किस तरीके से दो वेक्टर के प्रोडक्ट में दिखा सकते हैं। तो उस इन दैट केस यू हैव टू जस्ट राइट द फॉर्मूला फाई इक्वल टू E.A, और E और A पर वेक्टर लगाना ना भूलें, क्योंकि हम उसको वेक्टर फॉर्म में दिखाना चाहते हैं। तो E.A की जो वैल्यू होती है वो E a cos थीटा हो जाती है। अब हमारे पास में यहाँ पर जब हम देखें आगे, तो फ्लक्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसके लिए मैं आपको यहाँ पर कुछ स्पेशल केसेस बता रहा हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर स्पेशल केसेस जो लेंगे, तो हमारे पास में अब देखिएगा मेरी बात, अब इसमें हमारे पास में पहला यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। मैं लिख परपेंडिकुलर रहा हूँ, लेकिन फॉर्मूला जो था cos थीटा, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री से होता है। अब जब हम यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारे पास में ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारे पास में एरिया वेक्टर, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस से परपेंडिकुलर है, एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर होता है। तो जो हम यहाँ पर फाई इक्वल टू E a cos थीटा लिखते हैं, तो थीटा जो होता है यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में होता है। और जब ये यहाँ पर cos 0 हो जाएगा तो यहाँ पर ये E a cos 0 की वैल्यू 1, तो यानी कि ये मैक्सिमम एंड पॉजिटिव होता है। कैसा होता है, मैक्सिमम एंड पॉजिटिव। अभी इसी में अगर हम देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू सरफेस। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे हमारे पास में ये एक सरफेस है और इसमें हमारे पास में ये एरिया वेक्टर तो परपेंडिकुलर ही रहेगा, लेकिन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरीके से कर लिया। तो जैसे बच्चे हमारे पास में ये सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पैरेलल होके जा रहा है, तो इसमें से एक भी फील्ड लाइन इसमें से होकर नहीं जा रही। इन दैट केस द फ्लक्स विल बी ज़ीरो, यानी जब कोई फील्ड लाइन पास ही नहीं करेगी तो वहाँ पर फ्लक्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास में हम अगर देखेंगे तो फाई इक्वल टू E a cos 90, तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो फ्लक्स 0, और इस केस में ये मिनिमम वैल्यू हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और थर्ड केस है। अगर हम अब देखें तो यहाँ पर जैसे ये हमारे पास में एरिया वेक्टर है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इनवर्ड है। इनवर्ड का मतलब यानी कि ये फ्लक्स सरफेस से बाहर जा रहा था और ये फ्लक्स जो होगा वो सरफेस के अंदर आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सरफेस की तरफ है। तो एरिया वेक्टर बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर, तो टोटल एंगल जो होगा वो 180 डिग्री होगा।
तो इस केस में यहाँ पर हम यहाँ पर लगा पाएंगे ई ए कॉस 180, कॉस 180 की वैल्यू हो जाएगी -1 और ये हो जाएगा माइनस ई ए। ठीक है, अब मैं इसे यहाँ पर मैक्सिमम एंड नेगेटिव लिख रहा हूँ। ठीक है, नॉर्मली अगर हम देखें तो कोई भी माइनस वैल्यू अगर होती है तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 5, 0 और -5, तो नॉर्मल अलजेब्रा या मैथ्स के हिसाब से हम इसे देखें तो -5 इज़ द स्मॉलेस्ट वन। -5 यहाँ पे सबसे छोटी होती है, लेकिन यहाँ पर मैंने लिखा है मैक्सिमम। तो बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पर ये जो प्लस और माइनस वैल्यू आई है, यहाँ पर ये पॉजिटिव आई है, ये माइनस आई है, तो फ्लक्स तो दोनों केसेस में सेम है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर E और A की वैल्यू देखूँ और E और A की वैल्यू देखूँ तो दोनों को अगर मैं E सेम रखूँगा तो वैल्यू तो सेम आएगी, यानी फ्लक्स दोनों केसेस में सेम है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि पॉजिटिव वाले केस में फ्लक्स बाहर आ रहा है और माइनस वाले केस में फ्लक्स अंदर एंटर कर रहा है। अब इन तीनों चीज़ों को एक साथ एक ही क्वेश्चन में हम देखना चाहते हैं कि फ्लक्स कैसे निकाला जाता है और किसी भी सरफेस में से हम फ्लक्स को कैसे कैलकुलेट कर पाते हैं। तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर करके दिखा रहे हैं, जिससे आपको समझ में आएगा कि हम किस तरीके से किसी भी सरफेस में से फ्लक्स निकालते हैं और ये तीनों कंडीशन जो हैं वो यहाँ पर एप्लीकेबल होती हैं। ठीक, तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास में क्वेश्चन ये है कि मेरे पास में यहाँ पर एक सिलेंडर है। इस सिलेंडर के अंदर हमारे पास में ये एक्सिस है, राइट। तो इस सिलेंडर के हमारे पास में 3 सरफेसेस हैं, 3 सरफेस होते हैं, एक फ्लैट सरफेस, दूसरा फ्लैट सरफेस और तीसरा ये जो है वो कर्व्ड सरफेस है। इसके अंदर जब हम यहाँ पे देखेंगे तो इसका एरिया वेक्टर A1, इसका एरिया वेक्टर A2 और इसका एरिया वेक्टर A3 हमने मान के चले। अब क्वेश्चन आपके पास में ये है कि ये सिलेंडर है, ये इसकी एक्सिस है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्सिस के पैरेलली यहाँ से मूव कर रहा है। ठीक है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इस तरीके से है और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी मतलब इसकी वैल्यू सभी जगह पर सेम है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से यहाँ पर हम हर जगह पर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ले सकते हैं, लेकिन विद रेस्पेक्ट टू द सरफेसेस द डायरेक्शन और द एंगल विल बी द डिफरेंट, यानी कि हर सरफेस में से एंगल जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का वो अलग अलग होगा। अब जैसे कि अगर हम देखें तो इस केस में ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, तो इस वाले सरफेस के लिए इसको हम सरफेस नंबर 1 नाम देते हैं। तो फर्स्ट सरफेस में E और A के बीच में एंगल कितना होगा? 0। तो बच्चों यहाँ पर हमारे इस सिलेंडर को अगर हम इस पेन से कंपेयर करें तो ये भी एक तरीके से सिलेंडर ही है। पहला सरफेस ये होगा, दूसरा ये होगा, तो तीसरा ये कर्व सरफेस होगा। तो फर्स्ट फ्लैट सरफेस हम निकाल चुके हैं, दूसरा कर्व सरफेस जो आप सामने देख रहे हो, तो यहाँ पर ये जो एंगल होगा 90 डिग्री आएगा, यानी कि इसके लिए 90 डिग्री। मैं इसको इधर की जगह पे इधर भी ले सकता था, अगर मैं यहाँ पे लेता तो भी यहाँ पर एंगल कितना बनता? 90 डिग्री। तो हमारा ये जो कर्व सरफेस है वो चारों तरफ से सिमेट्रिकल है, तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो कैसे भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लें, यहाँ पे लें, यहाँ पे लें, कहीं पे भी लें। अब इसमें जब हम यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारे पास में ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर जा रहा है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में यहाँ पर जो एंगल है वो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो E इज इक्वल टू 180 डिग्री यहाँ पर हमारे पास ये एंगल होता है। एम आई क्लियर टू ऑल? तो हमारे पास में ये
पहले सरफेस के लिए एंगल 0, दूसरे सरफेस के लिए एंगल 90 और तीसरे सरफेस के लिए ये जो एंगल है वो 180 होगा। अब आपको इस सिलेंडर का टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे जो टोटल फ्लक्स बनेगा वो 3 अलग अलग फ्लक्स का सम होगा। जैसे पहला सरफेस, ये दूसरा सरफेस और ये तीसरा सरफेस। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हैं E डॉट A1, E डॉट A2, E डॉट A3, ठीक है। या A1, A2, A3 मैंने सिंबल्स लिए हैं, लेकिन E मैं सिंबल नहीं लगाया, सभी जगह E लिखा है क्योंकि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये हो जाएगा EA1 cos 0, ये हो जाएगा EA2 cos 90 और ये हो जाएगा हमारे पास EA3 cos 180। तो हमारे पास में cos 0 जो है वो 1 होता है, तो ये हमारे पास EA1 हो जाएगा। cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो ये 0 हो जाएगा और EA3 हमारे पास में यहाँ पर cos 180 की वैल्यू -1 होती है तो ये -EA3 हो जाएगा। अब जैसे कि हम यहाँ पे देखें तो ये फर्स्ट एरिया था, ये थर्ड एरिया था। किसी भी सिलेंडर के ये दोनों एरिया सर्कल्स होते हैं और इनकी जो वैल्यू होती है वो सेम होती है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो EA1 की जगह पर हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर। आर क्या है? इस सिलेंडर की रेडियस। तो पाई आर स्क्वायर, 0 हम हटा सकते हैं और E इंटू पाई आर स्क्वायर, तो ये टोटल वैल्यू इसमें से जाएगी तो ये 0, यानी इस समय इस सिलेंडर में से निकलने वाला टोटल फ्लक्स 0 होगा। तो बेसिकली ऐसा हुआ क्या, अब इसको हम थ्योरेटिकली समझते हैं। जितना फ्लक्स यहाँ से एंटर किया उतना बाहर निकल गया, तो आने वाला फ्लक्स माइनस, जाने वाला फ्लक्स प्लस, ठीक है। तो माइनस और प्लस वैल्यू सेम थी, उनको ऐड किया, वैल्यू 0 हो गई। ये कर्व सरफेस था, कर्व सरफेस के ये पैरेलल जा रहा है, तो कर्व सरफेस में से फ्लक्स वैसे ही नहीं निकल रहा, तो हमारे इस टोटल सिलेंडर में टोटल फ्लक्स 0 होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और हम यहाँ पर देखना चाहते हैं। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमारे पास में यहाँ पर हमारे पास में जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं उसमें हम एंगल 0, 180 और 90 की जगह पर हम यहाँ पर इस तरीके से देख रहे हैं कि ये हमारा एरिया वेक्टर हो गया, ठीक है। ये हमारे पास में ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी जो वैल्यू है वो हमें दी है 30 न्यूटन पर कूलम। अब सपोज करो कि ये एक स्क्वायर है जिसकी साइड जो है वो हमको 10 सेंटीमीटर दी है। तो जब ये 10 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में जब हम ले जाएंगे तो ये 0.1 मीटर हो जाएगी। तो ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर का जो एरिया होता है वो होता है साइड इंटू साइड। तो जब हम यहाँ पर देखेंगे और ये जो एंगल है, सपोज करिए कि ये 60 डिग्री हमको दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर से 60 डिग्री है। अब ये क्वेश्चन एक दूसरी तरीके से ही पूछा जा सकता है। वो अगर ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द प्लेन ऑफ सरफेस, तो कभी कभी क्वेश्चन में ये देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द प्लेन ऑफ सरफेस, तो लेकिन हमें यहाँ पर जो एंगल रखना होता है वो एरिया वेक्टर से रखना होता है। तो प्लेन से एंगल 30 डिग्री है तो एरिया वेक्टर से ये एंगल 60 डिग्री रह जाएगा, क्योंकि ये टोटल एंगल 90 डिग्री होगा। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि जैसे मैंने आपको स्पेशल केसेस में दिखाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है, पैरेलल का मतलब एंगल 0 बना रहा है सरफेस से, तो लेकिन एरिया वेक्टर से कितना बनाएगा 90 डिग्री। और सरफेस पे अगर वो परपेंडिकुलर है तो यानी कि सरफेस से वो 90 डिग्री बना रहा है, लेकिन एरिया वेक्टर के पैरेलल है, यानी एंगल कितना लेगा वो 0।
तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 0.1 इंटू 0.1 तो 0.01 मीटर स्क्वायर, ठीक। और थीटा ये हो गया। तो हम फ्लक्स को अब जब हम यहाँ से निकालना चाहते हैं तो ये हो जाता है EA cos 60 डिग्री। तो 30 इंटू 0.01 cos 60 की वैल्यू 2, तो ये हमारे पास रह गया कितना 15, 2 डेसिमल यानी 0.15 वोल्ट मीटर। दिस विल बी द आंसर। तो इस तरीके से बच्चे हमारे पास में हम फ्लक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में आपने सीखा कि किस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, उसका यूनिट और डायमेंशन क्या होता है। तो इसी तरीके से हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो देखना ना भूलें। थैंक यू।